बच्चों हम क्लास 12 के गणित का अध्याय 10 सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा का अध्ययन कर चुके हैं। बच्चों आज के इस सेशन में हम नया अध्याय 11 त्रिविमीय ज्यामिति अर्थात 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। और बच्चों त्रिविमीय ज्यामिति क्या होती है, वो 3 अक्ष अपन लेते हैं, एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स अर्थात अंतरिक्ष में बात करते हैं। उसके ऊपर हमारे पास तीनों अक्ष मिलेंगे, जहाँ पे एक्स एक्स भी मिलेगा, वाई एक्स भी मिलेगा और जेड एक्स भी मिलेगा। तो इसको बोलते हैं अपन त्रिविमीय ज्यामिति। और त्रिविमीय ज्यामिति के बारे में आज अपन अध्ययन करते हैं। तो देखिए बात करते हैं अपन रेखा के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात। तो बच्चों उससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि त्रिविमीय ज्यामिति में क्या क्या होता है। देखो बच्चों ये अपन बात कर लेते हैं, एक्स एक्स है अपना, ये अपना एक्स एक्स है और ये अपना वाई एक्स है और ये इसके लंबवत है, ये जेड एक्स है। एक्स एक्स वाई एक्स और ये है उसके लंबवत जेड एक्स। और ये तीनों ही एक दूसरे के लंबवत होते हैं। और जहां से ओरिजिन का स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं अपन मूल बिंदु, जिसको ओ से डिनोट करते हैं और जिसके निर्देशांक होते हैं 0 0 0। अर्थात यहाँ पे एक्स एक्स से दूरी भी 0 है, वाई एक्स से भी दूरी 0 है और जेड से दूरी भी 0 है। और बच्चों अगर हम यहाँ पे कोई बिंदु P लेते हैं जिसको निर्देशांक मानते हैं अपन एक्स वाई जेड, अर्थात इस बिंदु पे एक्स एक्स से दूरी हो जाएगी वो एक्स है, वो दूरी एक्स एक्स से दूरी दिखाता है। ऐसे ही वाई एक्स की जो दूरी होती है इस बिंदु की वो वाई दिखाएगा और ऐसे ही इस बिंदु की जेड एक्स से जो दूरी होती है वो जेड दिखाएगा। और बच्चों हम पिछले चैप्टर में सदिश में हम पढ़ चुके हैं कि ओ पी को मिलाते हैं तो ओ पी स्थिर सदिश होता है और जिसके बीच की दूरी को अपन आर से दिखाते हैं कि ये बीच की दूरी आर मान लेते हैं। अब बच्चों ध्यान देते हैं कि यहाँ देखिए अगर हमारे पास 2D था, उसमें पढ़ चुके हैं 2D था तो उसमें हमारे पास ओनली 2 एक्स थी, एक एक्स एक्स और एक वाई एक्स। ये हमारे पास में मान लेते हैं एक्स एक्स है और यहाँ पर है एक्स डैश एक्स, ऐसे ये वाई एक्स और यहाँ पे वाई डैश एक्स। यहाँ पे जो वैल्यू होती है ये प्लस की वैल्यू होती है 1 2 3, ऐसे यहाँ पे प्लस पॉजिटिव वैल्यू होती है। ऐसे यहाँ पे y की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 ये y की पॉजिटिव वैल्यू होगी। ऐसे यहाँ पे देखो बच्चों एक्स एक्स की जो वैल्यू है -1 होती है, यहाँ पे -2, ऐसे अपन -3, ऐसे अपन ग्राफ में पढ़ चुके हैं। तो ये वाली वैल्यू होती है नेगेटिव की। ऐसे ही वाई एक्स के दूसरी साइड की ये -1 -2 -3 -4, अर्थात ये उसकी नेगेटिव वैल्यू देता है -1 -2 -3 -4। तो ऐसे अपन 2D में अर्थात 2 डायमेंशनल में जिसमें हमारे पास क्या है, एक एक्स एक्स है एक वाई एक्स है, इसलिए यहाँ पे चतुर्थांश बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कितना है 4 है, 1 2 3 ये 4, इसको 4 भागों में बांटता है, इसलिए यहाँ पे तो अपन बोलते हैं चतुर्थांश। अर्थात यहाँ पे जो कोई पॉइंट होगा वो दोनों प्लस प्लस के होंगे और यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा बच्चों, ये माइनस का और ये प्लस का। यहाँ पे देखिए ये x भी माइनस का और y भी माइनस का। ऐसे यहाँ पे कोई बिंदु होगा वो अपना होगा यहाँ पे अपना ये प्लस का और यहाँ पे ये y देगा तो माइनस का। तो इस प्रकार हम 2D में तो एक्स एक्स और वाई एक्स अर्थात यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एक रेखा हो गई एक्स ओ एक्स डैश, वो अपनी एक्स एक्स है। ऐसे दूसरी रेखा है वाई ओ वाई डैश, वो अपनी वाई एक्स है, एक्स एक्स है, ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है। तो ऐसे तो हम 2D में हम पढ़ चुके हैं। अगर यही चीज़ अपन 3D की बात करते हैं बच्चों, 3D में देखिए, यही चीज़ अपन 3D में देखते हैं तो देखिएगा ये अपने पास में ले लेते हैं एक्स एक्स, ये हो गया एक्स एक्स डैश, यहाँ पे वाई, ये वाई डैश और ये मूल बिंदु। और तीसरा x है वो zx है, इसके परपेंडिकुलर, इसके क्या है परपेंडिकुलर है, अर्थात इसको अपन यहाँ तो दिखा नहीं सकते तो ये मान लेते हैं वो zx है जो इसके लंबवत है। तो इसको दे दिया हमने z और z डैश और ये मूल बिंदु। और तीनों जहाँ से निकलते हैं वो अपना मूल बिंदु कहते हैं, उसको यहाँ पे भी मूल बिंदु बोलते हैं। अर्थात यहाँ पे उसके निर्देशांक देखिएगा, मूल बिंदु यहाँ के उसके निर्देशांक होंगे 0 0 0। ठीक है बच्चों, अर्थात कोई बिंदु यहाँ पे हमने P लिया, मान लो P बिंदु लिया, तो इस बिंदु के निर्देशांक x y z ये कार्तीय रूप में है। अर्थात यहाँ पे उसकी x x से दूरी होगी, ये y x से दूरी होगी, ये z x से दूरी होगी, वो बिंदु दिखाएगा P।
अब यहाँ पे बात करते हैं इसके जो भाग होते हैं, इसके 8 भाग होते हैं, 8 अक्षांश होंगे, अर्थात उसको बोलते हैं अष्टांक। देखिएगा उसको बोलते हैं अष्टांक, अर्थात उसमें अपन जो बात करेंगे या तो x प्लस का होगा, y भी प्लस का होगा और z भी प्लस का होगा। जैसे दोबारा बात करते हैं, ये प्लस का, x प्लस का, y प्लस का, z माइनस का, और हो सकता है x प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का। ऐसे ही एक होगा ये माइनस का, ये प्लस का और ये प्लस का। अब ये 4 तो हो गए और 4 इसके अपोजिट होंगे, इसके विपरीत होंगे, अर्थात ये माइनस का, ये माइनस का और ये माइनस का। ऐसे ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये इसका अपोजिट हो गया। इसकी बात करेंगे ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। अब इसकी बात करेंगे तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का। तो ये अष्टांक होंगे जिसके निर्देशांक यहाँ से लेंगे x प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे ये है x x से, ये y x और ये z x। तो 2D में तो अपने पास जिसका था 2D में x x y x की बात किए थे तो वहां पे चतुर्थांश था, अर्थात वहां पे 4 भाग हुए थे। यहाँ पे कितने भाग होंगे? 8 भाग होंगे। अर्थात अपन यूं समझते हैं कमरे में खड़े हैं और कमरे के 3 पार्ट है, एक कमरा इधर है, एक कमरा इधर है, एक अपन बीच में खड़े। सेम कमरा 3 कमरे ऊपर होंगे, एक बीच में होगा, 2 उसके साइड में होंगे, और अपने उसके कोने में खड़े हो जाएंगे तो अपन उसके हिसाब से x x y x और z x के पर आ सकते हैं। तो x x y x z x ये अपने पास उसके चतुर्थांश और अष्टांक होंगे और जिसके निर्देशांक ऐसे अपने निकाल सकते हैं। अब देखिएगा इस चीज को अपन ऐसे भी समझते हैं कि x x y x और z x, ये अपना x x है, ये x डैश, ये y डैश और ये मूल बिंदु O, और ये है हमारा z x, z डैश। अब देखिएगा यहाँ पे एक्स वाई तल की बात करते हैं अपन, एक्स वाई तल, अर्थात इसमें केवल 2 ही तल होंगे, एक होगा x होगा और एक y तल होगा। और इस एक्स वाई तल के निर्देशांक की बात करेंगे तो इसके निर्देशांक होंगे अपने पास, देखिएगा, अर्थात इसमें z x तल नहीं होगा तो ओनली एक्स वाई तल की बात करेंगे। तो देखिएगा अपन इसकी बात करते हैं, ओनली एक्स वाई तल की बात करेंगे यहाँ की। तो देखिए यहाँ पे ये एक्स वाई तल होगा तो यहाँ पे किसी बिंदु के निर्देशांक की बात करेंगे तो मान लेते यहाँ पे x और y z 0 होगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अपन बात करते हैं y z तल के निर्देशांक की। तो y z तल में 2 तल लेंगे अपन, एक लेंगे उसका, तो अर्थात यहाँ पे x तल नहीं होगा तो 0 y z। अगर ये दूरी यहाँ पे a b c लेते हैं, x x से दूरी a है, y x से b है और z x से c दूरी लेते हैं तो इसके निर्देशांक वही जी लिखेंगे a b 0। ऐसे यहाँ पे लिखेंगे 0 b c, बात एक ही है। ऐसे अपन तीसरी बात ले लेते हैं कि z x तल ले लेते हैं या x z x तल ले लेते हैं। तो इस तल के लिए अपन 2 तल लेते हैं, अर्थात यहाँ पे जी हो जाएगा अपना x 0 z, या इसको लिख सकते हैं a 0 c। तो इस प्रकार से हम एक्स वाई तल लेंगे तो वहाँ पे उसके निर्देशांक ऐसे होते हैं, y z तल लेंगे तो उसके निर्देशांक ऐसे लेंगे, ऐसे ही z x निर्देशांक लेंगे तो उसके तल ऐसे लेंगे। और सिंपल हम x x की बात करें, ओनली x x पर बात करते हैं तो देखिए यहाँ से इसको देखने से समझ में आएगा। तो हम बात करते हैं ओनली x x पे किसी बिंदु पे, मान लो ये दूरी a है तो इस बिंदु के निर्देशांक यहाँ पे क्या होंगे, a, और y क्या है 0, ऐसे z क्या है 0। सेम अगर y x के किसी बिंदु पे निर्देशांक की बात करते हैं, मान लो ये दूरी b है और इस बिंदु की बात करते हैं तो यहाँ के निर्देशांक होंगे 0 b 0। ऐसे ही z x पे कोई बिंदु है, यहाँ पे मान लेते हैं जिसकी दूरी यहाँ से मूल बिंदु से z है, तो इस बिंदु के निर्देशांक की बात करेंगे तो 0 0 z। तो ऐसे हम x x y x और z x पे निर्देशांक भी ओनली x x के निर्देशांक की बात करेंगे तो अपने पास प्राप्त होंगे a 0 0। ऐसे ही y x की बात करते हैं ओनली y x पर निर्देशांक, तो वहाँ पे अपने पास 0 b 0 प्राप्त होंगे। ऐसे ही z x की बात करते हैं तो वहाँ पे अपने निर्देशांक 0 0 c प्राप्त होंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं वो हमारे काम में आने वाली है, इसलिए इनको पहले हम क्लियर कर लेते हैं। तो देखिएगा बच्चों, तो इस प्रकार से हम x x y x z x निकाल सकते हैं। और x x y x z x के लिए हम बात करते हैं कि इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण है बच्चों अंतरिक्ष में, अर्थात हम जब भी बात करेंगे 3D बोले या अंतरिक्ष में बोले, अर्थात बात एक ही है 3D में या अंतरिक्ष में।
और इसके उदाहरण के लिए सबसे अच्छा है उड़ता हुआ कबूतर, उड़ती हुई पतंग, उड़ता हुआ हवाई जहाज। वो इसके बाद किस में होंगे, तो वहाँ पे अपन एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स अर्थात उसके तीनों एक्सों को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो 3D में बोलते हैं, तो हम उसको इस प्रकार से निरूपित करते हैं। अब अपन बात करते हैं अपने दिक्कोजाएं। तो दिक्कोजाओं के लिए हम पिछले चैप्टर में प्रश्नावली 10 में भी सदिश जहां में हमने पढ़ा था, वहां पे भी हम पढ़ चुके हैं कि कोई रेखा होती है वो एक्स एक्स के साथ जो धनात्मक दिशा में वामावर्त दिशा में जो कोण बनाती है हम उसको अल्फा बोलते हैं। ऐसे ही जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए ये बिंदु अपना ये है, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये जेड एक्स है। तो ये बिंदु हमने लिया, वहां पे भी अपने पढ़ा था सदिश में कि इस बिंदु पर ये बिंदु एक्स एक्स के साथ में जो कोण बनाता है वामावर्त दिशा में धनात्मक दिशा में, उसको नाम दिया था हमने अल्फा। ऐसे ही वाई एक्स के साथ में जो कोण बनाता है वो कोण नाम दिया था हमने बीटा, और जेड एक्स के साथ में जो कोण बनेगा उसको हमने नाम दिया था गामा। तो ये अल्फा, बीटा और गामा ये क्या है, इस रेखा के सापेक्ष एक्स एक्स के साथ जो कोण है धनात्मक दिशा में वो अल्फा नाम दिया। ऐसे ही इस रेखा का, ये रेखा कौन सी है, ओपी रेखा, इस रेखा का वाई एक्स के साथ में जो कोण है धनात्मक दिशा में वामावर्त डिग्री में जो नापते हैं उसको नाम दिया बीटा। ऐसे ही जेड एक्स के साथ में गामा। तो अल्फा, बीटा, गामा को वहां पे भी हमने दिशा कोण नाम दिया था और यहां पे भी हम इसको बोलते हैं दिशा कोण। और इन दिशा कोण का कोसाइन मान ही अर्थात कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, ये ही क्या कहलाते हैं, उसके दिक कोसाइन कहलाते हैं। तो वहां पे भी हमने कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा सदिश पढ़े थे, तो वहां पे भी इसके बारे में चर्चा की थी। तो बात करते हैं बच्चों कि इनके आपस में संबंध के बारे में देखिएगा। तो रेखा के दिक कोसाइन और दिक अनुपात के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो देखिएगा ये अपना कोई रेखा है, ओपी रेखा, ओएल रेखा है, इसके साथ में एक्स एक्स, ये यहाँ पे एक्स एक्स लिया, कहीं भी ले लो एक्स, यहाँ जेड ले लो, एक्स ले लो, कोई बात नहीं है। ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है और ये जेड एक्स है, और ये तीनों तल एक दूसरे के लंबवत हैं अर्थात एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स ये परस्पर लंबवत हैं। लंबवत हैं अर्थात अपन कह सकते हैं कि आपस में ये जो कोण बनाते हैं वो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब देखो ये रेखा है अपनी OL, वो एक्स एक्स के साथ में जो कोण बनाता है, एक्स एक्स के साथ में वामावर्त दिशा में इसका जो कोण बनेगा यहाँ से, कहाँ से, ये वाली से, इससे ये वाला कोण, ये इसको हमने नाम दिया अल्फा। ऐसे ही वाई एक्स के साथ में जो कोण बना रहा है उसको हमने नाम दिया बीटा, और जेड एक्स के साथ में जो कोण बना रही है उसको हमने नाम दिया गामा। तो इनको तो बोलते हैं अपन दिशा कोण। और दिशा कोण का कोस अल्फा, कोस बीटा, कोसाइन मान ही क्या कहलाता है, दिक कोसाइन कहलाता है। अर्थात ये है अल्फा, बीटा, गामा, एक्स एक्स, वाई एक्स, जेड एक्स के अक्षों के साथ बनाए गए कोण जिनको हम कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, जिनको नाम दिया अल्फा, बीटा, गामा, और इनको बोलते हैं दिशा कोण। दिशा कोण। और इन दिशा कोण का कोसाइन मान और इनका कोसाइन मान, कोसाइन मान ही क्या कहलाता है, कोसाइन मान कहलाता है दिक्कोजा। दिक्कोसाइन बोलो, दिक्कोजा बोलो। अर्थात अपन कह सकते हैं कि कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा ये क्या कहलाते हैं, दिक्कोजा कहलाते हैं। दिक्कोसाइन, दिक्कोजा कहलाते हैं, या इसको बोल सकते हैं दिक्कोजाएं। दिक्कोजाएं। अब देखिए बच्चों, इनको वहां पे हमने नाम दिया था L, इसको कोस अल्फा को L मान लेते हैं, ऐसे ही इसको M मान लेते हैं और इसको N मान लेते हैं। ये हमने माना, कोस अल्फा को L माना, कोस बीटा को M माना, कोस गामा को N माना। अब देखिएगा बच्चों, अर्थात यहां से अपन बात करते हैं कि कोस अल्फा, इसके ऊपर से अपन लंब डाल देते हैं, यहां से अपन इसके ऊपर एक लंब डालें, ये लंब इसके रेखा को N बिंदु पे मिलता है
और ये बिंदु है मान लेते हैं P है। तो देखिए यहाँ पे अगर एक्स एक्स हो ये वाई एक्स है, ऐसे यहाँ पर एक्स एक्स की बात करें तो देखिए इसको ऐसे ले लेते हैं, ये बच्चों एक्स एक्स वाई एक्स, ये जेड एक्स है, ये अपना एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है। और ये कोई रेखा लिया हमने ओपी रेखा, ये ओ है और ये रेखा ली ओपी रेखा। इसकी दूरी है वो आर से मान लेते हैं आर है। अब देखिएगा इस रेखा का इसके ऊपर प्रक्षेप, तो इसके बारे में प्रक्षेप के बारे में बात कर चुके हैं, प्रक्षेप सदिश में इसके ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि कोई एक रेखा मान लेते हैं कि एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। ये रेखा मान लेते हैं ओ ए रेखा है और ये बी ओ बी रेखा है। तो ओ ए रेखा का प्रक्षेप ओ बी रेखा के ऊपर प्रक्षेप अर्थात इसकी यहाँ पे दूरी, ये इसकी कितनी इसके ऊपर छाया पड़ रही है जिसको बोलते हैं इसका प्रक्षेप, और वो कितनी दूरी है वो क्या कहलाता है, ओ ए रेखा का ओ बी रेखा पर प्रक्षेप। और मान लेते हैं ये कोण थीटा है, ये क्या है थीटा है। अब बच्चों यहाँ पे ये 90 डिग्री है और ये ही अपना क्या है ओ ए, इसको अब आर मान ले लें और ये एक्स एक्स पर है तो ये दूरी अपन क्या लेंगे एक्स एक्स होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है एक्स एक्स पे है ये आर है। तो यहाँ से अपन कोस एल्फा की बात करें, थीटा है तो थीटा की बात कर लेते हैं कोस थीटा, और कोस थीटा को हम जानते हैं वो होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पे देखिए आधार अपना क्या है यहाँ पे, इसलिए कोस थीटा आधार है ओ बी, तो इस बिंदु पे है, ये तो वो भी रेखा है तो ये बिंदु मान लेते हैं अपन M है, तो आधार अपना हो गया OM, प्रक्षेप यही होगा OM अपॉन कर्ण, कर्ण क्या है ये दूरी O एक रेखा की दूरी जिसको हमने R नाम से दिया है R। अब देखिएगा तो यहाँ से OM इक्वल टू R कोस थीटा है और यही उसका प्रक्षेप कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो अब अपन बात करते हैं अपने इसके ऊपर। तो देखिएगा तो इस बिंदु से हमने यहाँ पे इसके ऊपर लंब डाल दिया, ये बिंदु हो गया इसका मान लेते हैं M, और ये है एक्स एक्स, और इस बिंदु के निर्देशांक थे एक्स वाई जेड, अर्थात ये दूरी एक्स एक्स है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और ये दूरी हमने आर लिया है, और ये जो कोण बना रहा है वो थीटा बना रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं तो कोस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण से ही, तो आधार बटे कर्ण। अब इस त्रिभुज में बात करते हैं कोस थीटा, तो देखो यहाँ पे आधार क्या है OM और वो दूरी क्या है x है, इसलिए कोस थीटा इक्वल टू x, और कर्ण क्या है यहाँ पे R है तो हमने लगा दिया R। तो देखिएगा और कोस थीटा ये एक्स एक्स के साथ में जो अल्फा कोण बनाता है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स एक्स के साथ में कोण है वो हमने अल्फा दिशा कोण नाम दिया था, उसको हमने क्या नाम दिया था, उसको हमने नाम दिया था अल्फा, इसलिए अपना एक्स एक्स के साथ में जो कोण था वो था अल्फा। तो वहाँ पे कोस थीटा की जगह लिखे कोस अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन आर। आर क्या है उस मूल बिंदु से इस P के बीच की दूरी, तो ये इसको हमने क्या नाम माना था, इसको L माना था, इसलिए L इक्वल टू एक्स अपॉन आर। यहाँ से हमें x निकालना हो तो x इक्वल टू एल आर प्राप्त हो गया। ऐसे ही अपन कोस बीटा की बात करेंगे, अर्थात जो बिंदु है वो ZX YX के साथ में कोण बनाता है वो बीटा बनाता है, अर्थात कोस बीटा प्राप्त होगा। कोस बीटा यहाँ से y अपॉन आर होगा, इसलिए y अपॉन आर, इसलिए y इक्वल टू इसको हमने नाम दिया था m, तो यहाँ पे लिखेंगे m r। ऐसे ही देखो तीसरा जो है ZX के साथ में जो कोण बनाता है दिशा कोण, उसको नाम दिया था गामा, और उसका कोसाइन मान कोस गामा इक्वल टू z अपॉन r प्राप्त होगा। तो यहाँ से हमारे पास में इसको क्या नाम दिया था n, तो n इक्वल टू z अपॉन r। तो देखिएगा इसलिए z इक्वल टू एन आर। तो देखिए तो P बिंदु के निर्देशांक थे हमारे पास में x y z, और वो प्राप्त हो गए हमारे पास में एल आर एम आर एन आर। अर्थात यहाँ से देखिए जो हमने नाम दिया था एल एम एन, इनको हमने नाम दिया था दिक्कोजा।
तो दिक् कोज्या के समानुपाती संख्या को ही हम बोलते हैं दिक् अनुपात। अर्थात मान लेते हैं ये है LR, MR, NR, ये कहलाते हैं दिक् अनुपात। और बच्चों दिक् अनुपात को हम ABC से मानते हैं, अर्थात इसको मानेंगे, इसकी जगह अपन लिखेंगे A, इसको मानते हैं B और इसको मानते हैं C। तो ये क्या कहलाते हैं? दिक् अनुपात। दिक् अनुपात। अब यूं समझो हमारे पास मान लेते हैं कोई रेखा है जिसके दिक् कोज्याएं दी है 2, 3 और 5। ये कोई दिक् कोज्या है, अर्थात x के साथ में कोसाइन मान क्या हो गया? 2 है, y के कोसाइन मान 3 है और z के कोसाइन मान 5 है। कोई रेखा है जो क्या है, जो ये रेखा है, उसके दिक् अनुपात ये मान लेते हैं PQ कोई रेखा है जिसके दिक् कोज्याएं हमें दी हुई है 2, 3 और 5। अब बच्चों इसके समानुपाती संख्या, अब मान लेते हैं कि समानुपाती संख्या कोई 2 है, अर्थात कोई संख्या ले लिया हमने 2, वो है क्या है इसके समानुपाती संख्या। तो दो समानुपाती संख्या, जैसे इसको गुणा किया तो हो जाएगा 4, यहाँ पे किया तो 6 और यहाँ पे किया तो 10। तो ये क्या कहलाएंगे? दिक् अनुपात कहलाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि दिक् कोज्या या दिक् कोसाइन की समानुपाती संख्या को ही हम कहते हैं दिक् अनुपात करते हैं, अर्थात 4, 6, 10 को अपन कहते हैं दिक् अनुपात। अब देखिएगा बच्चों, ये दिक् कोज्या है, ये दिक् अनुपात है। अर्थात दिक् कोज्या से दिक् अनुपात प्राप्त करना हो तो कैसे, अगर हमें दिक् कोज्याएं दे रखी हो अर्थात या फिर दिक् अनुपात दे रखे हो तो उसे हमें दिक् कोज्या निकालना हो तो कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं। देखिएगा, तो हमारे पास में दिक् कोज्याएं हैं L, M और N, ये हमारी दिक् कोज्याएं, और ऐसे ही A, B, C ये है हमारे दिक् अनुपात। अब इससे समझते हैं एग्जाम्पल से, एक बार देखिएगा। तो मान लेते हैं जो अपने L, M, N है वो है 2, 3, 5 और कोई समानुपाती संख्या है वो 2 है और उससे गुणा किया हमने तो यहाँ पे अपने दिक् अनुपात प्राप्त होते हैं 4, 6 और 10। अर्थात अपन इसको लिखें, ऐसे लिखें 2/4, 3/6 और 5/10, अर्थात ये मान भी 1/2 और ये मान भी 1/2 और ये मान भी 1/2, अर्थात ये 1/2 के बराबर हो रहा है। अर्थात इनको हम कोई संख्या के मान लें तो देखिएगा, तो ऐसी स्थिति में अपन लिखें कि L/A इज इक्वल टू M/B इक्वल टू N/C बराबर हमने कोई संख्या के माना। ये क्यों है? क्योंकि यहां से हमने देख लिया। अब बच्चों यहां पे ध्यान दीजिए, इसलिए L इक्वल टू AK, ऐसे ही M इक्वल टू AK, M इक्वल टू BK और ऐसे ही N इक्वल टू CK प्राप्त होगा। और बच्चों हम जानते हैं कि दिक् कोज्याओं के वर्गों का योग 1 के बराबर होता है, अर्थात L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू 1 होता है, ये हम जानते हैं। और यहाँ पे L, M, N के मान यहाँ से रख देते हैं, अर्थात A K² प्लस B K² प्लस C K² इक्वल टू 1। और देखिए बच्चों, इसको अपन लिख सकते हैं A² K², ऐसे यहाँ पे भी B² K² और यहाँ पे भी C² K² इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे K² कॉमन आ रहा है तो उसको ले लेते हैं K² कॉमन, अर्थात A² प्लस B² प्लस C² इक्वल टू 1। और देखिए, तो यहाँ से K इक्वल टू 1/A², K² बराबर A² प्लस B² प्लस C² प्राप्त हो गया। और K का मान निकालना हो इसलिए K इक्वल टू प्लस माइनस 1/√A² प्लस B² प्लस C² प्राप्त हो गया। अब देखिएगा, ये हमारे पास K का मान प्राप्त हो गया। और देखिए यहाँ हमने लिया था कि यहाँ से देखो L बराबर AK, तो यहाँ से अपन लिखते हैं, इसलिए L इक्वल टू AK और K का मान यहाँ से लगा देते हैं, इसलिए L इक्वल टू प्लस माइनस A/√A²
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही m निकालना हो तो m इक्वल टू बी के है, m इक्वल टू बी के का मान यहां से रख देते हैं, इसलिए m इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और बच्चों n निकालना हो तो n इक्वल टू यहाँ हमने निकाला था c के होता है, अर्थात c प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बराबर हो रहा है। अर्थात यहाँ से अपन बात करें कि एल एम एन जो हमें प्राप्त हो गए वो हो गया प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और बच्चों तीसरा जो प्राप्त किया प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इनको देखिए बच्चों, यदि हमारे पास में दिक् अनुपात दे रखे हो क्वेश्चन में, दिक् अनुपात, तो उसकी सहायता से मान लो दिक् अनुपात दिया 2, 3, 5, ये हमें दिक् अनुपात दे रखा है। और दिक् अनुपात से हमें दिक्कोजय पूछना है, दिक्कोजय हमें निकालनी है, तो वो हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से। अर्थात यहां से अपन रखेंगे L निकालना हो तो L इक्वल टू प्लस माइनस ए क्या है अपने पास 2 अपॉन ए स्क्वायर तो लिखेंगे 4, बी स्क्वायर लिखेंगे 9 और सी स्क्वायर लिखेंगे 25 का अंडर रूट। तो इसकी सहायता से हम दिक् अनुपात हमें दिए हुए हो तो हम दिक्कोजयें निकाल सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है और ऐसे अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि दिक्कोजयों का आपस में संबंध क्या होता है, जिसको हम पढ़ चुके हैं कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 के बराबर होता है। तो वो कैसे आया उसकी अपन बात करते हैं। तो रेखा की दिक् कोसाइन में संबंध देखिएगा। मान लेते हैं कि कोई रेखा है अपने पास में जो मूल बिंदु से नहीं जा रही है और वो कहां से जा रही है, इसके पैरेलल जा रही है, अर्थात मूल बिंदु के समानांतर कोई रेखा जा रही है, उसके हमें क्या निकालना है, दिक्कोजय या दिक् अनुपात निकालना है। तो बच्चों इसके अपन क्या निकालेंगे, दिक्कोजय निकालेंगे। वो इसके समानांतर है तो वो भी इसके भी दिक्कोजय ही प्राप्त होगी। अब देखिएगा अपन बात करते हैं जो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वो 1 के बराबर है, वो क्या है, इसका संबंध कैसे आया उसके अपन बात करते हैं। तो देखिएगा पहले अपन ले लेते हैं, ये अपने पास में एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स है। देखिए अपन बात कर लेते हैं यहां से, ये देखो ये अपना मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है ओपी रेखा और उसके समानांतर एक रेखा है आरएस रेखा। ये है एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स। एक्स एक्स के साथ जो कोण बनाता है वो अल्फा बनाएगा, ऐसे वाई एक्स के साथ में जो कोण बनाएगी ये रेखा वो बीटा होगी और जेड एक्स के साथ में जो कोण बनाएगी वो जेड होगी। अब बात करते हैं अपन इसकी एक्स एक्स के साथ में, ये इसके ऊपर लंब डाला ओपी रेखा का, इसके एक्स एक्स के ऊपर लंब डाला। तो बच्चों ओपी रेखा ये अपनी वाली ये ओपी रेखा है और ये इसके ऊपर लंब डाला, ये यहाँ दिख रहा है, ये इसका लंब है, ये वाला लंब पी ए लंब हो गया और यहाँ पे इसका मूल बिंदु। तो देखिएगा यहां से अपन कोस अल्फा निकालते हैं। कोस अल्फा हम जानते हैं आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब देखिएगा ये अल्फा है एक्स एक्स के साथ में, ये ओपी रेखा का एक्स एक्स के साथ में जो बनाया गया कोण है ये है, इसका जो कोण है वो क्या है, अल्फा है। ये पी से इसके ऊपर हमने लंब डाला, ये लंब डाला, ये यहाँ पे 90 डिग्री का है, ये यहाँ पे 90 डिग्री का लंब है और ये अल्फा कोण है। तो यहाँ से कोस अल्फा निकालना है तो ये है अपना कर्ण, ये आधार और ये लंब। इसलिए कोस अल्फा, अल्फा क्या है, इसका एक्स एक्स के साथ में ओपी रेखा का एक्स एक्स के साथ में बनाया गया धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण, इसलिए कोस अल्फा। और ये कोस अल्फा क्या है, एल के बराबर है, दिक्कोजय है। कोस अल्फा इक्वल टू आधार, आधार क्या है ओ ए अपॉन कर्ण है ओ पी। अब देखिएगा इसलिए
कोस अल्फा बराबर ओ ए। अब यहां से इसका ओ ए है, अर्थात ये इसके एक्स एक्स के साथ दूरी कितनी है, ये इसकी एक्स एक्स के साथ यहां पे दूरी एक्स एक्स पे है, तो वो है एक्स अपॉन ओ पी। ये रेखा यहां से इसके बीच की ये दूरी है, ये अपन आर लेते हैं, ये सदिश में पढ़ चुके हैं, वो है अपना आर। तो देखिएगा, और कोस अल्फा को हमने एल माना था, एल इक्वल टू एक्स आर। ऐसे ही बच्चों ये yx के साथ में कौन बनाता है, कोस बीटा, तो वहां पे yx के साथ में बात करते हैं yx, और yx के साथ में इसके बात करेंगे तो बच्चों कोस बीटा इक्वल टू यहाँ पे y अपॉन आर, और ये क्या है m, तो m इक्वल टू y अपॉन आर। ऐसे ही zx के साथ में बनाया गया कौन, क्या होगा, गामा, और उसका कोसाइन मान, तो कोस गामा इक्वल टू जेड अपॉन आर, और कोस गामा को हमने एन नाम दिया था, इक्वल टू एन इक्वल टू जेड अपॉन आर। अब देखिएगा, तो यहां से हमें x का मान मिलेगा, यहां से x का मान लेता हूं, x इक्वल टू एल आर। ऐसे यहां से y का मान लें तो y इक्वल टू एम आर, और ऐसे ही zx से यहां से अपन z का मान निकालें तो z इक्वल टू एन आर प्राप्त हो गया। अब देखिए, इसको दे देते हैं समीकरण 1, इसको देते हैं समीकरण 2, और इसको देते हैं समीकरण 3। तो समीकरण 1, 2, 3 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो समीकरण 1, 2 व 3 का वर्ग करके जोड़ने पर तो वर्ग करते हैं अपन, इसलिए एक्स स्क्वायर होगा पहले लेफ्ट साइड में, ऐसे ही वाई स्क्वायर, और ऐसे ही जेड स्क्वायर, और राइट साइड में अपन करते हैं तो एल, देखो एल आर स्क्वायर, यहाँ से एल आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर और एन आर स्क्वायर, तो यहाँ लिख देते हैं एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आर स्क्वायर। देखिएगा, तो यहाँ तो लिख देते हैं ऐसे कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से अपन आर स्क्वायर कॉमन ले ले तो आर स्क्वायर, यहाँ मिलेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये देखिए बच्चों यहाँ पे इस बिंदु के निर्देशांक है एक्स वाई जेड, और इस बिंदु ओ के निर्देशांक है 0 0 0। तो इस बिंदु के बीच की दूरी है वो आर है, वो होती है एक्स माइनस 0 का स्क्वायर, वाई माइनस 0 का स्क्वायर, जेड माइनस 0 के स्क्वायर का अंडर रूट, अर्थात ये दूरी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ से हमें आर स्क्वायर मिले तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्राप्त होगा। तो बच्चों ये मान यहाँ पे रख देते हैं, तो इसकी जगह पर रखेंगे, इसलिए हम जानते हैं कि मूल बिंदु से P के बीच की दूरी है वो R है, वो होती है R एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ स्क्वायर लग गया, तो इसकी जगह अपन आर स्क्वायर यहाँ पे रख देते हैं, इसलिए यहाँ पे रख देते हैं आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, इसलिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ऐसे दिक कोजाओं का आपस में संबंध क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 के बराबर है, ये हमने सिद्ध कर लिया। पर बच्चों ध्यान रखना, दिक अनुपात जो हमने लिए थे ए बी सी, उनके वर्गों का योग 1 के बराबर नहीं होता, ये ध्यान रखना, अर्थात ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1, वो 1 के बराबर नहीं होता। ओनली दिक्कोजाओं के वर्गों का योग 1 के बराबर होता है। और ये कैसे आया वो हमने बात कर ली। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट बात करते हैं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक्कोजाएं। देखिएगा, तो इसके लिए तो पहले अपन बात करते हैं प्रक्षेप की। पहले बात कर चुके हैं, एक बार और कर लेते हैं प्रक्षेप। अर्थात एक रेखा अपने पास मान लेते हैं ये है ओ ए रेखा और एक रेखा है ये ओ बी रेखा, ओ बी रेखा, और इनके बीच का जो कोण है वो थीटा है। तो इस रेखा के ऊपर ये छाया, अर्थात इस रेखा की इस रेखा को कितनी छाया पड़ेगी, मान लेते हैं यहां से इसके लंब डाला तो ये इसके ऊपर छाया पड़ेगी, इसको नाम दिया m। तो ये ओ एम क्या कहलाएगा, ओ ए रेखा का ओ बी रेखा पर प्रक्षेप कहलाएगा। अर्थात ओ एम होगा ओ ए रेखा का ओ बी रेखा पर प्रक्षेप। और वो क्या होगा, यहां से निकालेंगे, मान लो ये दूरी अपनी x है तो ये ओ एम इक्वल टू एक्स कोस थीटा के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां से अपन लेंगे 90 है, समकोण त्रिभुज हो गया, ओ ए एम समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में कोस थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब, इसलिए ओ एम इक्वल टू एक्स कोस थीटा प्राप्त होता है। वो इसका प्रक्षेप होता है, अर्थात यहां से यहां तक के बीच की दूरी होती है। अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं पहले। देखिएगा, दो बिंदु लेते हैं अपन, एक लिया हमने P और एक लिया हमने Q। दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा करते हैं। एक बिंदु हमने लिया ये P है और एक बिंदु मान लेते हैं ये Q है, ये Q और ये P। P के निर्देशांक है x1 y1 z1, ऐसे Q के निर्देशांक ले लेते हैं x2 y2 z2, और ये दोनों रेखाओं को हमने मिला दिया। अब देखिएगा, इन दोनों रेखाओं का प्रक्षेप अपन खींचते हैं तो ये इनका प्रक्षेप बनेगा, यहाँ पे ये दोनों रेखाओं का प्रक्षेप ये लेते हैं P डैश Q डैश, और P से एक लंब यहां से भी खींचते हैं, वो मिलता है मान ले तो N पर। तो देखिएगा, तो ये कोण जो बन रहा है वो थीटा है, यहां पे भी वही बात बताई हुई है। अब देखो, यहां से इसकी दूरी हमें निकालनी है, इसकी दूरी निकालेंगे, अर्थात ये इसका प्रक्षेप हो जाएगा, और उसके प्रक्षेप के लिए अपन निकालेंगे यहाँ पे कोस थीटा यहाँ पे 90 हो गया। तो 90 के लिए अपन बात करेंगे कोस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और इस त्रिभुज में PNQ में आधार है अपना PN, इसलिए कोस थीटा बराबर यहां से बात करेंगे PN आधार बटे कर्ण है ये PQ, ये लिखा हमने PQ। तो यहां से PN इक्वल टू PQ कोस थीटा। अब देखिएगा, PN इक्वल टू PQ कोस थीटा, और ये PN कहां से है, ये दूरी P डैश Q डैश, अर्थात ये दूरी जो है वो ये दूरी है। तो अर्थात अपन लिख सकते हैं यहां से P डैश Q डैश इक्वल टू PQ कोस थीटा। और कोस थीटा अगर ये XX के साथ में बनाएंगे अपन तो ये अल्फा कोण बनाएगा, XX की बात करें तो अल्फा, ऐसे YX की बात करेंगे तो Z बीटा कोण बनाएगा, और ZX की बात करेंगे तो ये गामा कोण बनाएगा। ये कौन से XX पे तल पे हो जाएगा, यहाँ पे XY तल में, फिर YX तल में, और फिर ZX तल में। तो अपन पहले बात करें इसका प्रक्षेप किस पर है, X तल पे है, तो ये XX की बात कर रहे हैं कि ये किस पे बात कर रहे हैं, पहले XX पे तल में होगा, ये XX पे, XX पर। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये XX की बात करते हैं, ये XX पर है, XX पर। ये पहले अपन किस पे बात करते हैं, XX पे बात कर लेते हैं। तो यहां पे बिंदु है P डैश और ये Q डैश, XX पे कार्य करते तो XX के साथ में जो कोण बनेगा वो दिशा कोण अल्फा है, और कोसाइन मान XX पे हो जाए तो कोस अल्फा हो जाएगा। तो हम XX की बात करते हैं तो P डैश Q डैश इक्वल टू PQ, इसको लिखेंगे L, क्योंकि
कोस अल्फा इक्वल टू एल के बराबर होता है, ये हम मानते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये xx है, तो यहाँ से ये दूरी क्या है, इसके निर्देशांक थे x1 y1 z1, तो xx की दूरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये x1 है। ऐसे ही q की ये दूरी क्या हो जाएगी, x2 है, अर्थात यहाँ के बीच की दूरी क्या है, x2 माइनस x1, x2 माइनस, अर्थात P1 और Q1 के बीच की दूरी, अर्थात या बोलते हैं P डैश Q डैश के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं P डैश Q डैश की जगह x2 माइनस x1 इक्वल टू PQL। अब बच्चों PQ निकालना हो तो PQ इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन L, ये है xx के साथ में। ऐसे ही अपन yx के साथ में निकालते हैं, yx पर। अगर yx पे बात करेंगे तो PQ क्या प्राप्त होगा, PQ इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन m। ऐसे ही zx पे बात करते हैं अपन, zx पे, तो zx पे हमें PQ मिलेगा, PQ इक्वल टू z2 माइनस z1 अपॉन n। अब देखिए, अर्थात यहां से क्या है, PQ बराबर है, तो अपन बोल सकते हैं कि x2 माइनस x1 अपॉन L इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन m इक्वल टू z2 माइनस z1 अपॉन n। ये किसके बराबर है, PQ के। देखिएगा, अर्थात अब इसको यूज करते हैं, हम जानते हैं कि L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये हम सिद्ध कर चुके हैं कि दिक्कोजियों के वर्गों का योग 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से हम L का मान निकाल सकते हैं, यहाँ से m का मान और यहाँ से n का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे L स्क्वायर का मान, अर्थात x2 माइनस x1 अपॉन PQ का स्क्वायर। ऐसे ही m का मान यहाँ से मिल जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन PQ का स्क्वायर। ऐसे यहाँ से z2 माइनस z1 अपॉन PQ इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अपन यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर और PQ स्क्वायर को अलग सबके साथ में कॉमन लेकर के एलसीएम लेके इधर भेज देंगे, तो यहाँ पे तो बचेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर और यहाँ पे y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपने पास z2 माइनस z1 का स्क्वायर और यहाँ चला हो जाएगा PQ का स्क्वायर। यदि PQ निकालना हो, PQ अर्थात ये इसको लगा देंगे अंडर रूट में, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ऐसे हमें PQ मिल जाएगा और PQ क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अर्थात हमने क्या लिया था, यहाँ है तो P लिया था जिसके निर्देशांक x1 y1 z1 लिए थे, और ऐसे यहाँ पे Q लिया था उसके निर्देशांक x2 y2 z2, और PQ को दूरी हम x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर से निकाल सकते हैं। अब देखो बच्चों, ये है उसके ये दूरी निकल गई यहाँ से इस फॉर्मूले से, और इसके हैं दिक अनुपात। देखो बच्चों, दिक, पहले बात कर लेते हैं कोसाइन की। तो दिक कोसाइन तो हमें यहां से मिल गया, दिक कोसाइन, ये बच्चों दिक कोसाइन, ये L का मान यहां से मिल जाएगा, तो ये क्या है, दिक कोसाइन है x2 बटे x2 माइनस x1 अपॉन PQ। तो इसकी रेखा के दिक कोसाइन हमें मिल जाएंगे x2 माइनस x1 अपॉन PQ। दूसरा दिक कोसाइन ये है दिक कोसाइन L का मान, ऐसे ही दूसरा y2 माइनस y1 अपॉन PQ और z2 माइनस z1 अपॉन PQ।
तो ये तो इस दो बिंदु थे कौन से, P और Q, जिसके निर्देशांक थे x1 y1 z1 और इसके निर्देशांक थे x2 y2 z2। तो उनके बीच की दूरी तो हम निकाल चुके हैं, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। इससे इस दो बिंदुओं के बीच की दूरी इससे मिल जाएगी। और बच्चों ये हम बात कर चुके हैं दिक कोसाइन होता है कोस अल्फा, जो L का मान है, और L का मान हम यहां से निकाल चुके हैं L ये सारे PQ के बराबर, तो L बराबर मिल जाएगा x2 माइनस x1 बटे PQ। ऐसे ही m बराबर x2 माइनस x1 बटे PQ। तो वही हमने लिखा है यहाँ पे कि इसके दिक कोसाइन हमें x2 माइनस x1 बटे PQ, y2 माइनस y1 बटे PQ और z2 माइनस z1 बटे PQ। ये क्या है, L है, ये हमारा L है, ये M है और ये N है। और हमें दिक अनुपात निकालना है बच्चों, दिक अनुपात। अगर दो बिंदु दे रखे हैं PQ जिसके निर्देशांक दे रखे हो और उसके दिक अनुपात निकालने हो, तो बच्चों इसके दिक अनुपात होंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और ऐसे ही z2 माइनस z1। ये इसके दिक अनुपात होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ से L बराबर x अपॉन R होता है, तो यहाँ से हमें x बराबर LR, और इसको क्या नाम दिया था हमने, A नाम दिया था, वो क्या है, दिक अनुपात है, अर्थात जो x है वही दिक अनुपात है। तो यहाँ से भी अपन निकाल सकते हैं। देखिएगा L क्या है, L अपने पास में निकाल लिया। यहाँ से देखिए बच्चों, L बराबर x2 माइनस x1 अपॉन PQ, और ये R क्या है, ये भी PQ के बीच की दूरी है, अर्थात इसको भी अपन क्या बोलेंगे, PQ। तो PQ से PQ कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ पे मिलेगा x2 माइनस x1, अर्थात ये किसके बराबर आ गया, A के बराबर आ गया, और A क्या है, दिक अनुपात है। ऐसे ही B मिलेगा, वहाँ पे हमें y2 माइनस y1, और ऐसे ही C मिलेगा, C वो है जाएगा हमारे पास में z2 माइनस z1। ठीक है बच्चों, तो आज हमने इस सेशन में 3D के बारे में अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि एक रेखा है, उसकी दिक्कोज्या और इसका दिक अनुपात निकाला, और दिक्कोज्या और दिक अनुपात में क्या संबंध है उसके बारे में हमने अध्ययन किया, और दो बिंदु से एक रेखा प्राप्त की और उस रेखा के भी हमने दिक्कोज्या और दिक अनुपात प्राप्त किए हैं। तो बच्चों नेक्स्ट सेशन में प्रश्नावली 11.1 के उदाहरणों को हल करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।